विश्वविद्यालय की स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था CDAC पुणे के अप्लाइड AI ग्रुप के सहयोग से वर्ष 2008 में अंग्रेजी एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 14 भाषाओं के माध्यम से लीला नाम का स्वयं शिक्षण पैकेज बनाया गया था। ये पैकेज वेब पर उपलब्ध है। लीला सॉफ्टवेयर का वेब वर्जन हर ब्राउजर पर उपलब्ध है और पूर्णतया यूजर फ्रेंडली है। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही मोबाइल ने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। ये अब केवल संपर्क स्थापित करने का यंत्र मात्र न होकर ज्ञान विज्ञान के शिक्षण एवं आदान प्रदान का प्रमुख साधन भी है। आज ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल के महत्व को पहचानते हुए राजभाषा विभाग द्वारा CDAC पुणे के सहयोग से लीला सॉफ्टवेयर का मोबाइल ऐप बनवाया गया है। मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध लीला सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी को सुनकर समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना सहज सीखा जा सकता है। आइए देखें ये काम कैसे करता है। लीला के द्वारा आप अंग्रेजी, असमिया, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी एवं मलयालम के माध्यम से आसानी से हिंदी सीख सकते हैं। इसमें हिंदी अक्षरों को सही तरीके से लिखना सीखने के लिए वर्णमाला खंड में ट्रेसर, उच्चारण सीखने के लिए ऑडियो क्लिप, उच्चारण को स्तरीय बनाने के लिए रिकॉर्ड एवं कंपेयर की सुविधा है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तथ्य की पूर्ण समझ के लिए पाठ की विषय वस्तु पर फिल्म भी है। मेरा नाम गोपाल वर्मा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता है। आप कहाँ काम करती हैं? मैं गृह मंत्रालय में काम करती हूँ। वाक्यों की अभिव्यक्ति को आत्मसात करने के लिए हर वाक्य का शिक्षार्थी की भाषा में अनुवाद एक क्लिक पर उपलब्ध है। शब्दकोश के अंतर्गत पाठ में आए सभी शब्दों के अर्थ, व्याकरणिक विवरण एवं मानक उच्चारण भी दिए गए हैं। प्राध्यापक, हमें विश्वास है कि भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए 15 भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने का अवसर प्रदान करने वाला लीला नाम का ये ऐप व्यापक बाजार शक्ति एवं विभिन्न सेवाओं के क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपयोगिता व मांग की पूर्ति करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हार्दिक धन्यवाद। सभी को नमस्कार। टी ब्रेक होगी सबकी? सब लोग ज्वाइन कर लिए, हम शुरू करें। और अभी जो आपने वीडियो देखी उसका नाम क्या है, बता पाएंगे कोई? ये कौन सा सॉफ्टवेयर था? लीला में। लीला, इसमें क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो बताओ, इसमें क्या किसने डेवलप किया है? ये CDAC पुणे। वेरी गुड। अब ये किसके लिए है आप समझ गए होंगे कि जो हमारी क्लास में जो हिंदीतर भाषी विद्यार्थी या प्रोफेशनल्स हैं, जिनको लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है, तो ये ऐप आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और इसका डेली आप प्रैक्टिस करें। उसमें आपने देखा होगा कि एक बार आपको लॉगिन करना है और आपका अकाउंट जैसे ही बनता है तो आपको स्वाध्याय माला मिल जाएगी। उसमें लेसन्स है उनके, 1 बाय 1 आप लेसन सॉल्व करेंगे तो उसमें उनका एक टेस्ट सीरीज भी है। इसकी प्रैक्टिस से आप तीनों पाठ्यक्रम कर सकते हैं। अभी टाइम है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या इंसेंटिव्स है, उसमें क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे या पुरस्कार मिलेंगे या जो प्रोत्साहन है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि ये लीला ऐप जो है, जिनको 10वीं कक्षा में हिंदी नहीं था
और इन सर्विस जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है कि ये प्रशिक्षण इन सर्विस आपको पूरा करना ही है। अभी तो खैर उसमें बैन नहीं है, तो पहले आपका इंक्रीमेंट ही नहीं शुरू होता था। जब इसके पहले की मैं बात बता दूं, जब 15 वर्ष की अवधि दी गई थी उस समय जो नए नियुक्त हुए अधिकारी और कर्मचारी जो दक्षिण भाषी होते हैं जिनको 10th में हिंदी विषय नहीं होता है, तो सबसे पहले उनका प्रशिक्षण पूरा होना अनिवार्य था, तभी उनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट उनके सैलरी में लग जाती थी। अब तो ये छूट दी गई कि आप इन सर्विस कभी भी इसको पूरा कर सकते हैं। प्रोबेशनरशिप में आप इसलिए नहीं कर सकते कि जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी किसी डिवीजन या जोन में कहीं ना कहीं जब पोस्टिंग हो जाएगी, तो आपके कंट्रोल ऑफिस का या जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है आपके, उनका कंसेंट लगता है इसके लिए, और उनके थ्रू प्रॉपर चैनल आप इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले तो उनके गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हुआ करते थे, जो रेसिडेंशियल कोर्सेज हुआ करते थे, 40 डेज वर्किंग 40 डेज हुआ करते थे जो गहन प्रशिक्षण, और तीनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे। उसके अलावा टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, ये सारी कक्षाएं अभी भी गृह मंत्रालय के जो प्रशिक्षण विभाग है वो चलाता है। तो आप जहां भी पोस्टेड होंगे उस एरिया में अगर प्रशिक्षण केंद्र नहीं है इनका, क्योंकि हर सिटी में जो मुख्य मुख्य शहर है वहां पे इनके प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है, उसमें भाषा प्रशिक्षण, टाइपिंग प्रशिक्षण और अशुलिपि प्रशिक्षण यानी स्टेनोग्राफी और ट्रांसलेशन प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो अगर आपके शहर में ये है तो उनसे संपर्क करके आपके नियंत्रण अधिकारी की अनुमति से ये पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन पत्राचार पाठ्यक्रम भी इनके करस्पॉन्डेंस कोर्स भी है, जो अभी ये जो ऐप आपने देखा उसके माध्यम से भी आप ये करस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं। और ये पूरा करने के बाद जो क्वालिफाई करेंगे मिनिमम 55 मार्क्स अगर आप लेते हैं, तो उसके लिए क्या क्या इंसेंटिव है उस पर हम चर्चा करेंगे। कल आपने राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, और हमने देखा कि राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करें। जिस किसी ने भी ध्यान से सुना हो जरूर बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमने कितने आर्टिकल देखे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्वेश्चन आएंगे इस तरह के एग्जाम में। कितने आर्टिकल्स हमने देखे कल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के, नंबर ऑफ आर्टिकल्स? मैम आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 एंड आर्टिकल 343 से 351। तो गिनने नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर टोटल नंबर बताओ, मुझे गिनना नहीं है, 1 2 3 नहीं चाहिए, नंबर, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो ओनली आप इसके बताओ पार्ट 17, पार्ट 17 में कितने हैं, भाग 17 में कितने आर्टिकल देखे हमने कल? और ये माइनस सिस्टम होगा क्वेश्चन पेपर, फिर माइनस हो जाएंगे आपके जो गलत आंसर देंगे। हाउ मेनी आर्टिकल्स? 11 articles. 11. Anybody want to correct it? Yes. 11 सही है? कहाँ चले गए सब? अभी चाय ब्रेक नहीं हुई कि ब्रेकफास्ट ज्यादा हो गया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है या पढ़ना नहीं होगा? 9 articles. 9 is right answer. 9, अनुराग, 9 is right answer. Yes, ma'am. अनुराग के लिए तालियां, कोई बात नहीं, बढ़िया। मुझे लगता है अब तक काउंट कर रहे होंगे 343 से लेके 351 तक, am I right? Yes, ma'am. याद करके बताया, तभी तो इतना इंस्टेंटली आपने बिल्कुल एक्सटेम्पोर बताया है ना, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह के आपको क्लू दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बी अवेयर। अच्छा ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल के जो नंबर है वो तो आपने सही बताए। 344 में क्या है, कोई बता पाएगा? आर्टिकल 344 जस्ट
किसके बारे में है इतना, उसका जिस्ट बताओ, पूरा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। 344 क्या था? of members. यस आकाश, Total number of members. Total number of members. Yeah, 20 from Lok Sabha, from Rajya Sabha. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि संसदीय समिति का गठन, ये Yes, इसके ma'am. बारे में है? हाँ, ओके, सदस्य. Yes, ma'am. तो संसदीय समिति का गठन होगा और उसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के। वेरी गुड। अच्छा, उसके पहले भी कोई अपन ने जिक्र किया था, संसदीय समिति के पहले भी कुछ एक बनाया था, उसका याद है? संसदीय समिति तो बाद में बनी, उसी आर्टिकल में 344 में ही हमने कुछ चर्चा की थी कि सबसे पहले क्या बनाया गया। एनीबडी? पहले समिति बनी, Chair committee. कमिटी थी कि कमीशन था? Commission. Commission by president. यस, पहले आयोग गठित किया गया और इसी को खेर आयोग कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले अध्यक्ष थे बीजी खेर और ये 1955 में बनाया गया था। और समिति जो बनाई गई 1975 में पहली, उसके बाद उसमें रिवाइज हो गई 79 में, तो 2 बार बनी थी। पहली बार कौन अध्यक्ष थे और सेकेंड टाइम कौन अध्यक्ष थे जब रिवाइज हो गई, जो अभी तक चल रही है? सबसे पहले जो संसदीय समिति बनी 30 सदस्यों की, तो उसके अध्यक्ष कौन थे सबसे पहली समिति की? नहीं, याद नहीं, तो ये भी माइनस होगा। संसदीय समिति के सबसे पहले अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत, याद है? और नेक्स्ट जो थे, जब रिवाइज हो गई 79 में, तब कौन थे? तो खाली प्रवचन सुना। याद है किसी को? ढूंढ लो और बाद में नेक्स्ट सेशन में बता देना, ठीक है? अब ये देखते हैं, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताए 9 भाग 17 के अंतर्गत पार्ट 17 में 9 आर्टिकल्स हैं। उसी के पहले आता है पार्ट 5 एंड पार्ट 6, 120 और 210। यस, अब ये प्रोविजन क्या क्या है, आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करो। देन हमने देखा था उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ओके, अब ये कब लागू हो गया, एग्जैक्ट डेट बता सकता है कोई? किस तारीख से लागू हो गया एक्ट? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ? रीडिंग मटेरियल मिला है आप लोगों को हार्ड कॉपी में? हार्ड कॉपी इशू किया है आपको ईएफपी का रीडिंग मटेरियल? एनीबडी? आप लोग सब सीट पे नहीं है? कौन है सीआर, कौन है आपके? कोई सीआर है AP3 से? है AP3 से? रीडिंग मटेरियल इशू हो गया लाइब्रेरी। रीडिंग मटेरियल इशू हुआ है? मटेरियल इशू हुआ है? ओके ओके। और वेबसाइट इको हो रहा है किसी का हाँ सुचित्रा बताओ। वेबसाइट रेफर की आपने? वेबसाइट पे रीडिंग मटेरियल भी है और क्वेश्चन बैंक पे भी। उसमें भी एपी का मेरी से इको हो रहा है क्या? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, शायद मेरे साइड से। आवाज आ रही है? इससे इको हो रहा है। माइक ऑन है?
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कब लागू हो गया? अब मैं टाइटल बता रही हूँ, खाली आपको डेट बतानी है। 10 मई 1963. हाँ जरूर, आपने स्क्रॉल किया है पीपीटी। 10 मई 1963 राइट आंसर। इसमें कितने रूल है, कितने एक्ट है, कितने एक्ट है बताओ? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में टोटल कितने सब रूल या सब एक्ट है? 12. कौन ठीक ये सही है कि गलत है, कौन बताएगा? जो 12 बता रहा है वो सही है कि गलत है, कौन बताएगा? बुक्स है साथ में? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कितने सब रूल है या कितने सब एक्ट है? 1 2 3 4 इस तरह से हमने कितने गिनाए थे कल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल बताओ कब लागू हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम कब लागू हुआ? कोई बता पाएगा? सभी लंच के लिए चले गए? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम 1976 अरे यार, टाइटल बता दिया, कब लागू हुआ? 1976. हाँ वो तो मैंने बता दिया, तारीख क्या थी? Yes, ma'am. 17 July. 17 जुलाई 1976। इसमें Yes. कितने नियम है आकाश? आकाश इसमें कितने नियम थे? मैम टोटल 12 नियम है इसके। इसमें टोटल 12 नियम है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें रूल 5 में हमने क्या बताया था? रूल 5 याद है? रूल 5 किस बारे में है? मैम कि जितने भी पत्राचार होंगे टोटल हिंदी माध्यम में होंगे, 100% हिंदी माध्यम में पत्राचार होंगे मैम, और उसके उत्तर भी हिंदी में ही होंगे। हाँ माध्यम में नहीं होंगे, बट ये हाँ, लिखा है कि हिंदी जो में होंगे। पत्र हिंदी में प्राप्त होता है उसका जवाब हिंदी में ही देना है। वेरी गुड। तो ये मैंने इसलिए क्लू दिया आपको कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे इस तरह के होंगे, इसलिए आपको थोरली पढ़ना है, खाली रूल और एक्ट पढ़ने से नहीं आएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे एक इसका जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस तरह के प्रश्न होंगे। अब कार्य साधक ज्ञान कर्मचारी किसे कहेंगे? प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? या हम कितने प्रतिशत टिप्पणियां फाइलों पर लिखेंगे? किस रीजन के लिए कितना टारगेट है? ये सारी चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। एनीवे मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और टेक्स्ट बुक हो या आप सॉफ्ट कॉपी रेफर कर रहे हैं तो उसको जरूर आप रेफर करें। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही थी, बट जस्ट अवेयर कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखते समय ध्यान से लिखना होगा, और हो सकता है कि इसका एग्जामिनेशन ना करना पड़े। अभी तक आपके कोई पेपर हुए हैं किसी सब्जेक्ट के, और कैसे हुआ है वो? गूगल फॉर्म में कराया, हार्ड कॉपी में कराया है कि ऑनलाइन? कैसे एग्जाम हुआ है? कोई एग्जाम हुआ है आपका? शायद अभी एक शेड्यूल हो गया है, तो कोई 1 2 3 पेपर, सो अभी फर्स्ट एग्जाम होगा शायद आपका इस हफ्ते में, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट था नियम अधिनियम, जो हमने कल देखा था, उसको हमने इसलिए रिवाइज करा है कि आपने कितना ध्यान रखा है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई को लागू हुआ था, और इसमें 9 नियम थे, 9 एक्ट या सब एक्ट थे। उसी तरह उसका जो 9वां जो अंतिम उसका आर्टिकल था वो था कि नियम 6 और 7 जम्मू कश्मीर को लागू नहीं होगी। बट अभी जो है सिनारियो बदल चुका है, क्योंकि हमने धारा 370 हटाई गई, तो सारे नियम अधिनियम हमारे जम्मू कश्मीर को भी लागू होंगे। दूसरा उसमें ये भी कहा गया था कि जब तक कोई राज्य अपनी ओर से किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तब तक उस पर राजभाषा लादी नहीं जाएगी। मतलब अभी तक जम्मू कश्मीर ने
अपनी राजभाषा कौन सी रखी है, वो डोगरी भले ही बोलते होंगे, डोगरी उनकी भाषा भी है, लेकिन कामकाज किस में होता है, उन्होंने उर्दू को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए वहां अलग से दूसरी भाषा राजभाषा के रूप में डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। पर धारा 370 हटने से बाकी जो भी नियम सब लागू है वही उसी से संबंधित भाषा नियमों को लागू होंगे। तो आज का जो विषय है ये अधिनियम और नियम के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य बातें हैं, यह हर वर्ष जो हमारा वार्षिक कार्यक्रम जारी होता है उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं और किस तरह से जो वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य दिए जाते हैं उसके अनुसार हमारा कार्यालयीन पत्राचार होता है। पीपीटी मेरी रीडेबल होगी सबको। तो ये जो आदेश है इसको आप ध्यान रखें कि हो सकता है इस पर भी प्रश्न आए या हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होने के नाते हमें इन नियमों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो महत्वपूर्ण हो या न हो। नियमों का ज्ञान न होना, अगर पीपीटी विजिबल नहीं तो मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। वो वीडियो लगाया था इसलिए ये शेयर नहीं हुआ होगा, मैं फिर से लगाती हूँ। मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा पीपीटी। ओके, अब जो आदेश है उसको आप ध्यान रखिए कि इसके नीचे आपको एक लेटर भी मिलेगा जो रेलवे बोर्ड का है, ये कब से हमारे लिए लागू है, बट इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। जो मोटे मोटे जो चीजें हैं किस भाषा में किस क्रम से होनी चाहिए, ये सारे हर वर्ष ये नीति निर्देश चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे वार्षिक कार्यक्रम आता है तो इसमें काफी सारे बदलाव भी होते रहते हैं। जो लेटेस्ट अभी के जो आदेश है वो इस प्रकार है। सरकारी निमंत्रण पत्र, भले ही आप सत्यनारायण की महापूजा कर रहे हो लेकिन दफ्तर में कर रहे हो, या कोई सेलिब्रेशन जैसे आपका 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या आप रेलवे वीक मना रहे हैं, इवन आपका विजिटिंग कार्ड भी अगर आप बनाओगे, जैसे आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी आपका पदनाम लिखा जाएगा, आपके कॉन्टेक्ट नंबर और आपके एड्रेस के साथ जो आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो लगाएंगे, रेलवे का हो या हमारा ये वाला भारत सरकार का आप लोगो लगाएंगे, तो ये सारे द्विभाषी होने चाहिए। और उसमें क्रम भी ऐसा होना चाहिए, पहले हिंदी में बाद में अंग्रेजी, क्रम भी ऐसे ही होना चाहिए। और फॉन्ट साइज दोनों का सेम होना चाहिए, कि अंग्रेजी का इटालिक और हिंदी का कोई कृतिदेव, तो एक ही फॉन्ट सेम साइज और क्रम पहले हिंदी बाद में अंग्रेजी। ये सिर्फ केंद्रीय कार्यालयों के लिए, लेकिन जनता के लिए आप बनाओगे तो तीनों भाषाओं में होगा। तो पहले तो ये निमंत्रण पत्र, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या रेलवे वीक हो, या आप कोई ऑफिशियल प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बैठक कर रहे हैं जिसमें आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसके जितने भी निमंत्रण पत्र होंगे वो द्विभाषी में होंगे। इवन आपका लेटर हेड आप बनाएंगे तो लेटर हेड भी द्विभाषी में होगा। नेक्स्ट है विभागीय परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प। आपकी जितनी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगी, अभी आपके प्रशिक्षण के बाद जो आपके पेपर्स होंगे वो भी आप देखेंगे कि सभी बाइलिंगुअल होते हैं। मतलब जो भी सरकारी कार्यालयों में, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में जो इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे, विभागीय परीक्षाएं होंगी, चाहे वो प्रमोशन की हो या अपॉइंटमेंट की हो, तो ये सारी परीक्षाएं उसका नोटिफिकेशन द्विभाषी में जारी करना है।
उसके बाद जो उम्मीदवार है परीक्षा में बैठने वाले उनको भाषा का विकल्प देना है और जो प्रश्न पत्र बनेगा वो प्रश्न पत्र भी द्विभाषी में अनिवार्य रूप से आपको बनवाना है। साथ ही उसमें 10 अंकों का ऑप्शनल एक प्रश्न राजभाषा पे होना चाहिए। 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो प्रश्न पत्र द्विभाषी में होना चाहिए, उसमें 10 अंकों का ऑप्शनल राजभाषा का क्वेश्चन होना चाहिए और तीसरी चीज कि जो क्वेश्चन पेपर आपने बनाया है उस क्वेश्चन के जो आंसर है, उसके जो उत्तर है वो कैंडिडेट हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिख सकता है, ये शॉर्ट नोट उसमें देनी है। अगर इसमें से तीनों में से कोई एक आपने नहीं दिया और कोई बंदा अगर फेल हो जाता है, खास करके यूनियन हमेशा इस पे ध्यान रखती है कि आपकी गलती कहाँ हुई है और यूनियन का कोई बंदा अगर इस परीक्षा में फेल हो जाता है, प्रमोशन वगैरह का अगर उसको इफेक्ट होता है तो वो जरूर ये पूरा आपका सिलेक्शन कैंसिल कर देते हैं। तो ये चीजें जब भी आप विभागीय परीक्षाएं कंडक्ट करें, चाहे आप एग्जामिनर हो, क्वेश्चन पेपर सेटर हो या क्वेश्चन पेपर जांचने आंसर शीट जांचने के लिए आपको देंगे, तो ये सारी चीजें आपको राजभाषा के लिए ध्यान रखनी है कि 10 अंक राजभाषा के होते हैं। इवन आपके टेक्निकल एग्जाम, नॉन टेक्निकल एग्जाम या ट्रेड टेस्ट भी आप ले रहे हैं, ग्रुप डी का या ग्रुप सी का एग्जाम ले रहे हैं, तो कम से कम उसको वर्बली जो उसका वाइवा होगा उसमें कुछ प्रश्न आपको हिंदी भाषा में पूछने, भले वो डिपार्टमेंटल उसके वर्किंग से रिलेटेड है, लेकिन आपको उसको क्वेश्चन करते समय हिंदी में करने हैं और उसे जवाब देने के लिए भी आप छूट देनी है कि आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखने वाले अधिकारी और कर्मचारी, और इसमें ग्रुप डी को छोड़ करके, इनके लिए जो प्रशिक्षण की बात मैं कर रही थी ये अनिवार्य है। आपको रिटायरमेंट से पहले या अप टू एज 45 आपका हिंदी भाषा का प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ में से जो अंतिम पाठ्यक्रम है, इसका प्राज्ञ पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से आपको उत्तीर्ण करना है। और टाइपिस्ट के लिए अगर कोई एम्प्लॉय आपके अंडर में एज अ टाइपिस्ट रिक्रूट होता है, चाहे वो आरआरबी से हो या डिपार्टमेंटल हो, अगर आरआरबी से आता है तो जब तक वो दोनों टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता है उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन आप डिपार्टमेंटल भी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, ग्रुप डी टू ग्रुप सी, तो जब तक वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्पीड टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता है तब तक उसका ग्रुप सी में कंफर्मेशन नहीं होता है। और सेम थिंग इवन आशुलिपिक भी या स्टेनोग्राफर्स, तो इनका प्रशिक्षण तो कराना ही कराना है, बल्कि उनकी जो स्पीड टेस्ट होती है वो भी जब तक क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनका इंक्रीमेंट या उनकी सेवा कंटिन्यूस या नहीं होती है जब तक वो स्थायी कर्मचारी डिक्लेयर नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब भी परीक्षाएं लें, चाहे टाइपिस्ट की हो, स्टेनोग्राफर की हो या क्लेरिकल स्टाफ की हो, तो उसमें हिंदी की परीक्षा भी उसको उत्तीर्ण करनी है। जब भी सरकारी दफ्तर में आप कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करते समय कुछ शब्द आप लिखेंगे, तब गृह मंत्रालय द्वारा जारी जो शब्दावली है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये अभी भी कार्यरत है। ये राष्ट्रपति के जो आदेश हुए थे 1950 में, उसके अधीन एक आयोग का गठन किया गया था, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, और ये हर विभाग के लिए, हर मंत्रालय के लिए इस तरह की शब्दावली बनाते हैं और फिर वो आपके संगठन में प्रचलन के लिए आप भेज देते कि इन शब्दों का प्रयोग करें। जैसे आपने यहाँ भी रेलवे वर्किंग में कई नए नए शब्द आते रहते हैं और खास करके रेलवे बोर्ड से ऐसे शब्दावली की सूची जारी की जाती है कि इन शब्दों का यही आपको प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, बीच में हमने इंजीनियर के लिए अभियंता बनाया और सेक्शन इंजीनियर के लिए खंड अभियंता बनाया, ऐसे कई पदनाम परिवर्तित होते गए। पहले ऑफिसर हुआ करते थे ब्रांच ऑफिसर्स, जैसे कमर्शियल ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कहलाते थे जो हमारे ब्रांच ऑफिसर्स। अब सबको मैनेजर कर दिया, तब से हमने प्रबंधक बना दिया। तो ये समय समय पर परिवर्तन होता है, लेकिन ये कब होगा, जब वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा जब तक इसको मानक स्टैंडर्डाइज नहीं किया नहीं जाता है, तब तक हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है जिसका अनेक अर्थ या गलत अर्थ हो और रेल संचालन पर उसका प्रभाव हो। तो हमने पायलट शब्द अपनाया है, सिग्नल शब्द अपनाया है, जैसे लाइट इंजन है और फिश प्लेट है,
ऐसे कई शब्द आपको मिलेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं, दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। मतलब मैंने फिश प्लेट बोला तो फिश प्लेट का अर्थ वही निकलना चाहिए, दूसरा उसका विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे सिग्नल बोला तो सिग्नल का दूसरा वैकल्पिक अर्थ नहीं निकलना चाहिए। लोको पायलट के लिए लोको पायलट ही बोलना है, दूसरा कोई शब्द उसका नहीं बनेगा। तो ऐसे ये शब्द होते हैं जिसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, और ऐसे शब्दों की एक सूची है और गृह मंत्रालय द्वारा ये अनुमोदित होकर आती है और रेलवे बोर्ड भी इसको परिपत्रित करते रहता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की जो साइट है तो उसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की ऐसी कई शब्दावलियां आपकी रेलवे संचालन ही नहीं, बाकी सारे मंत्रालयों की भी शब्दावलियां ये लोग रिवाइज करते रहते हैं और आजकल साइट पे भी उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया है, तो इस साइट पे आप रेफर कर सकते हैं। देन विभागीय तथा अंतर विभागीय बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्ति। जितनी भी हमारी बैठकें होती है डिपार्टमेंटल विभागीय जो पीरियोडिकली बैठकें होती रहती है, जैसे पीओएम है, एचओडी पीएचओडी की बैठकें होती है, डीआरएम के साथ मॉर्निंग मीटिंग होती है, टेक्निकल बैठकें होती है, पंचुअलिटी की होती है, क्लीनलीनेस कमेटी की हजारों बैठकें होती है। जैसे क्वार्टर अलॉटमेंट की बैठक होगी, क्लीनलीनेस की बैठक होगी, कॉलोनी केयर कमेटी की बैठक होगी, या सारी यूनियंस के साथ पीरियोडिकल बैठकें होती है। तो हर एक यूनियन की अलग अलग बैठक होती है, उसमें उनके ऑफिस बेरर प्लस हमारे ब्रांच ऑफिसर। तो ये तो बहुत ही हंगामे की बैठकें होती है, लेकिन उसमें कहा गया है कि भले आप डिस्कशन अंग्रेजी में करें या हिंदी में करें, लेकिन उसका जो एजेंडा बनेगा उसका पार्शियल पोर्शन आपको राजभाषा में बनाना है। या पूरी बैठक होने के बाद जो जो डिस्कशन हुआ है उसके मिनट्स आप इशू करेंगे, तो उस मिनट्स के लास्ट में आपको एक पैराग्राफ राजभाषा का अनिवार्य रूप से देना है कि बैठक के दौरान हमने सारी चर्चा या विचार विमर्श हमने हिंदी में ही किया, राजभाषा हिंदी में किया, और सभी को आदेश अनुदेश हिंदी में दिए गए, और ये एक पैराग्राफ उसका बैठक उस कार्यवृत्त में जरूर आना चाहिए। एजेंडा बनाते समय आप पूरा का पूरा एजेंडा ना बनाए, लेकिन एटलीस्ट उसकी हेडिंग पॉइंट वाइज जो हेडिंग बनाएंगे वो आपका द्विभाषी में बनाए या सिर्फ हिंदी में बनाए, लेकिन पार्शियल पोर्शन उसका हिंदी में होना चाहिए। राजभाषा अधिनियम और नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना करने पर दंड का जो प्रावधान दिया गया है आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जानबूझकर, ये इंपॉर्टेंट है कि जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो इस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और बाकायदा गृह मंत्रालय ने ये कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है 1992 में। तो इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि राजभाषा में काम नहीं करेंगे या राजभाषा नियमों अधिनियमों का पालन नहीं करेंगे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जनसंपर्क में हिंदी का प्रयोग, अब हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। जैसे हमारे सारे डिपार्टमेंट्स की जो वर्किंग है अलग अलग है, हर एक डिपार्टमेंट का वर्किंग अलग होता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले चाहे आप किसी भी विभाग के हो या आपके अधीन जो कर्मचारी है, अपना स्वयं और अपने अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी, आपके सबऑर्डिनेट, नाम पदनाम बैच, आपको जो आईडी दिए गए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि नाम और पदनाम आपका द्विभाषी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये आप वापस करके आप हिंदी में मांग सकते हैं, दोनों भाषाओं में होना चाहिए, नियमों का उल्लंघन होगा। देन इसके पहले जो एएफपी आया था गोयल सर उसके सीडी थे या सीसीडी थे, तो सारी क्लासेस में जो नेम प्लेट लगती है यहाँ पे आपने क्लासरूम में देखा होगा, रोल नंबर लगे हुए हैं और उसके ऊपर आपके नाम के प्लेट लगाए जाते हैं। तो एक बार उन्होंने कहा कि स्पेलिंग की गलतियां होती है, मात्राओं की गलतियां होती है, तो हमने इसलिए सिर्फ अंग्रेजी में बनाया है। तो बोलिए आप किसी भी भाषा में मत लगाइए, बिल्कुल वो हटा दिया गया। जब तक खाली हिंदी में लगाएंगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन दोनों में होना अनिवार्य, उसका क्रम पहले हिंदी बाद में आएगा। उसी तरह आपने अगर कभी रिजर्वेशन की हो तो रेलवे की टिकट आप देखेंगे, और टिकट पे तो है ही है, लेकिन रिजर्वेशन चार्ट आप देखेंगे उसमें पहले ही नाम में स्पेलिंग की गलतियां जरूर होगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया क्रिस से वो पहले हिंदी और बाद में अंग्रेजी, इवन आपके आरक्षण चार्ट भी बाइलिंगुअल निकलते हैं। तो ये जो है ईएफटी, मनी रिसीट्स और पार्सल वे बिल,
ये IRTS ऑफिसर जानते होंगे कि जो हमारे स्टेशनों पे जहाँ क्लॉक रूम्स होते हैं, पार्सल बुकिंग होती है या स्टेशन कर्मचारी जो होते हैं, जैसे किसी को फाइन करना है या कोई विदाउट टिकट जा रहा है तो उसको टिकट देके रिसिट्स मतलब उसको रिसिट जारी की जाती है। इसको मनी रिसिट्स कहा जाता है। तो ये जितनी भी रसीदें हैं वो सब प्रिंटेड बाइलिंगुअल है। अब देखेंगे पार्सल वे बिल जो भी ये बुक आप स्टेशन पे कभी जाए तो ये सारी बुकलेट प्रिंटेड है, ISO मार्क्ड है और ये प्रिंट होके आती है, खाली हमें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। तो ये सारी बाइलिंगुअल है, तो इसके लिए भी कुछ परसेंटेज दिया है आपको रीजन वाइज कि इतनी मनी रिसिप्ट हिंदी में बनानी है। अगर आपका पार्सल ए रीजन में जा रहा है या बी रीजन में जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको उसकी रसीदें भी हिंदी में बनानी है। देन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी प्रदर्शन बोर्ड, आपने पीए सिस्टम पब्लिक अनाउंसमेंट आपने सुनी होगी, किसी स्टेशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपने, ये तो नया नहीं है, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो जो हमारे जो डिस्प्ले बोर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, उसमें आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों की पोजीशन दिखाई जाती है तो पहले वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आती है, उसके बाद हिंदी और बाद में अंग्रेजी। ये नियम आपका जो राजभाषा नियम 1976 है उसके अंतर्गत ही कहा गया है कि जब भी आप इस तरह के जनता से संबंधित सूचनाएं देंगे तो पहले उनकी क्षेत्रीय भाषा में हो, बाद में हिंदी में और लास्ट में अंग्रेजी में, तीनों भाषाओं में सेम अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद पास PTO, अभी हम लोगों के लिए तो मेटल इशू होता है जो रेलवे बोर्ड और हमारे हेडक्वार्टर से, तो हम लोग खाली वो मेटल टोकन ड्यूटी के लिए हम यूज करते हैं, ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए। लेकिन हमारे लिए फैमिली के लिए और हमारे लिए साल में 4-6 जो भी पास जारी होते हैं उसका फॉर्म भी भर रहे हैं तो वो भी आपको बाइलिंगुअल दिखाई देगा। जब आप कभी अप्लाई करें पास के लिए तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी बाइलिंगुअल है। जो आपको पास जारी किया जाता है चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो भी बाइलिंगुअल है, खाली उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, फैमिली मेंबर्स आपके साथ कितने होंगे और आपका ब्रेक जर्नी कहाँ होगा। तो ये सारी चीजें हमें खाली फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती है। तो वो जो हमें फिलअप करने वाला पोर्शन है वो हिंदी में बनाना है। ए रीजन के लिए 100%, बी के लिए 90% और सी के लिए 55%। अगर आप सी के लिए 100% भी बनाएंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उस टिकट को जांचने वाला हमारा TC केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ही है और जहां जहां रेलवे जहां से निकलती है जहां तक पहुंचती है वो सब रेल संगठन ही है। जब पब्लिक के लिए अगर कोई असुविधा है तो हमारे रेल कर्मचारी वहां मौजूद होते हैं। देन पास और छुट्टी के आवेदन, जब आप छुट्टी अप्लाई करें अपनी CD और CCD को, आप हैंड रिटन करते होंगे या आपका IRTPMS ऐप के माध्यम से करते होंगे या गूगल फॉर्म में, जो भी अभी वर्चुअल मोड पे जो आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे गूगल फॉर्म है या आपका IRTPMS, उसमें भी ये सुविधा दी गई है। हिंदी टाइपिंग टूल वहां पे भी अवेलेबल है, आप जो अगर डैशबोर्ड में जाएंगे वहां टाइपिंग टूल आपको मिलेगा। देन फाइल कवर पर विषय, आप कोई भी हमारे ऑफिस का कोई भी फाइल कवर जो हार्डबोर्ड का होता है, कार्डबोर्ड की फाइल्स होती है या बैकशीट होती है ब्राउन कलर की, उसमें सारे प्रिंटिंग मैटर हमारे बाइलिंगुअल में। अकादमी की कोई भी फाइल हो प्रिंटेड या कोई भी रजिस्टर हो या कोई भी छोटा सा फॉर्म हो, सब बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। सूचना जितने भी हमारे अकेडमी के परिसर में हो या ऑफिस में, दफ्तर में, हॉस्टल में, मेस में, हर जगह आप देखेंगे जितने भी नोटिस बोर्ड्स हैं या जो भी सूचनाएं हैं जो पेंट की हुई होगी या आपका DTP की प्रिंटेड स्टिकर्स लगाए होंगे, वो सब द्विभाषी में होने चाहिए, पहले हिंदी बाद में अंग्रेजी। रबड़ की मोहर, जहां आप हस्ताक्षर करते हैं या कोई भी अधिकारी जहां हस्ताक्षर करता है तो उस पे हम रबर स्टैंप लगवाते हैं। तो रबर स्टैंप लगाते समय आपको ये देखना है, जब आप जाएंगे आपका जो स्टैंप बनेगा, स्टैंप बनाने से पहले आप जरूर देखें कि क्या वो बाइलिंगुअल है। जहां आप हस्ताक्षर करेंगे वो जो पेपर या वो जो पत्र है जिस पार्टी को मिलेगा, हो सकता है वहां कोई इंस्पेक्शन के लिए आए
तो इंस्पेक्शन में अगर मिलता है कि ये कहाँ से लेटर आया और किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी तय की जाती है। तो रबड़ की मोहर आप बनाते समय ध्यान रखें कि क्रम जो है, जैसे मंडल रेल प्रबंधक एक लाइन में लिखा, उसके नीचे डिविजनल रेलवे मैनेजर अंग्रेजी का सेम लाइन, पहले हिंदी देन इंग्लिश, और कहाँ आप पोस्टेड है किस डिवीजन में, वो भी हिंदी और इंग्लिश। फॉन्ट साइज दोनों का सेम होना चाहिए, और लाइन जो है 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि पूरा मैटर एक बार हिंदी में, पूरा मैटर एक बार अंग्रेजी में। एक एक लाइन आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इस तरह से आपको मुहर बनानी है, रबर स्टैम्प। अब फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखने की बात हमने कल की थी। तो जो टिप्पणियां आप लिखेंगे, जो आपकी इंडोर्समेंट होती है, जैसे पुट अप फॉर अप्रूवल, फॉर पेरूजल, फॉर ऑर्डर प्लीज, फॉर अप्रूवल प्लीज, तो ये सारी छोटी छोटी जो नोटिंग है, वो आपको किस रीजन में आप पोस्टेड है उसके हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा, और उतने परसेंट आपको टिप्पणियां हिंदी में लिखनी है। कंप्यूटर सहित आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, मेन तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप प्लस मोबाइल। तो आप देखेंगे आज सारे ये तीनों जो हमारे गैजेट्स है, जो ऑफिशियली हमें मिलते हैं, कंप्यूटर और प्रिंटर तो मिलेगा, लेकिन मोबाइल में सिर्फ कार्ड मिलेगा। तो उसमें ये सारी सुविधाएं न केवल हिंदी बल्कि भारत की सारी भाषाएं उसमें मौजूद है। तो हमारा जो टाइपिंग टूल वाला जो जिस दिन सेशन होगा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप उसको एक्टिवेट कर सकते। और आप तो इंजीनियर्स हैं सभी, आपको तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल है, हर चीज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। देन मेहमान अधिकारियों को हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब मेहमान अधिकारी कौन, जो हमारे यहाँ अंडर ट्रेनिंग है, आप है, आपके अलावा एएमपी में सीनियर ऑफिसर्स आते रहते हैं, या जो बाकी ग्रुप बी फाउंडेशंस यहाँ होते रहते हैं, इवन एशियन कंट्रीज के भी ऑफिसर्स यहाँ आते हैं। तो ये सारे ऑफिसर्स को हिंदी में अधिकारी काम करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। और इसी के अंतर्गत हम राजभाषा एक्टिविटी कई बार यहाँ आयोजित की जाती है, जो आपके लिए हमने चालू की है, कविता, कहानी और स्लोगन। ऐसे हमने हर साल जब हिंदी पखवाड़ा होता है, तो हम यहाँ आपके जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें हम एक्ट प्ले, एकांकी प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता भी होती है, काफी सारे पुरस्कार राजभाषा के भी मिलते हैं, और सबसे ज्यादा पुरस्कार तो राजभाषा के ही प्रोफेशनल्स लेके जाते हैं। आपके सीनियर्स को अगर आप पूछ सकते हैं कि किस तरह के आयोजन यहाँ पे हिंदी राजभाषा की एक्टिविटीज होते रहते हैं। जो कविताएं आप लिख के देते हैं उसका हम कभी सम्मेलन फिजिकली कराते थे, अब तो संभव नहीं हो पाएगा, खैर आप ऑनलाइन जरूर कर सकते हैं। प्रश्न पत्रों का द्विभाषी रूप में बनवाया जाना, इस पर हमने चर्चा की है। आपकी जो वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट, प्रोफेशनलशिप में भी आपका जो वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आपकी जाती होगी, अपार एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, तो ये आप देखेंगे साइट पे पूरे इसके फॉर्मेट्स बाइलिंगुअल है। और अभी तो इतना एडवांस एचआरएमएस, अगर आपने उस दिन सेमिनार देखा होगा, या एचआरएमएस जब आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें इतने एडवांस, जो हम एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भाषाएं सबसे आगे है। खाली आपको बोलना है, वो वहाँ टाइप होता रहेगा। इतनी सुविधाएं दी गई कि आपका स्पेल चेक भी उसमें होगा, आप जो बोलेंगे उसकी मात्राओं वगैरह का वो अपने आप ध्यान रखा जाएगा। तो इतनी भारतीय भाषा है, क्योंकि वो ध्वनि के आधारित, ध्वनि पर आधारित फोनेटिक सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, और सबसे शुद्ध हिंदी उसमें टाइप होती है। तो आपको कुछ सीखने या अलग से क्लास लगाने की आवश्यकता नहीं। काफी सारे अभी जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भाषाएं सबसे आगे है। लेकिन वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर आप पढ़ेंगे, उसमें एक कॉलम आपको मिलेगा कि राजभाषा के कार्यान्वयन में या राजभाषा के प्रचार प्रसार में अधिकारी और कर्मचारी का रुख क्या है, नजरिया क्या है, एक पैराग्राफ उसमें अलग से दिया गया है। तो उस समय आपके नियंत्रण अधिकारी आपका मूल्यांकन वहां जरूर करेंगे कि क्या आपने राजभाषा में कोई ऐसा काम किया है, या कोई राजभाषा की गतिविधियों में आपने रुचि लेकर कुछ काम किया है, तो उसका उल्लेख वहां जरूर होता है।
और आप भी अपने कर्मचारियों की जब सीआर भरेंगे तो जब आप रिपोर्टिंग एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिव्यूइंग ऑफिसर उसमें आप टिप्पणी दे सकते हैं। जिस वार्षिक कार्यक्रम की बात कर रहे थे, ये वार्षिक कार्यक्रम शुरू हुआ है 18 जनवरी 1968 और ये भी पार्लियामेंट से ही जारी किया गया है और राष्ट्रपति के आदेश से गृह मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है हर वर्ष। और इसकी अवधि जो होती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। ये सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए और सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर्स इवन अंडरटेकिंग सभी के लिए ये वार्षिक कार्यक्रम लागू है और इसी का मूल्यांकन संसदीय समिति अपने निरीक्षण के दौरान करती रहती है। वार्षिक कार्यक्रम जो अभी का लेटेस्ट है, कृपया प्रतिशत आप ध्यान से देखें कि हम लोग हर वर्ष इसको रिवाइज करते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से टारगेट चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि आपके जो रीडिंग मटेरियल है उसमें कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लगभग वही है, थोड़ी सी कभी-कभी चेंजेस होते रहते हैं। अब इसमें 2020-21 ये अभी 31 मार्च तक चलेगा। इसमें जो संशोधन किए गए हैं खास करके यहाँ पत्राचार में हमेशा होता रहता है सी रीजन के साथ। तो मूल पत्राचार में क्या क्या आएगा, आपके ईमेल, फैक्स, अब तार तो है नहीं, इवन आपके मैसेजेस जो आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करते हो वो सभी आएंगे, तो ये सब पत्राचार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ हमने कल देखा था कि ए रीजन में कौन कौन से राज्य आएंगे, बी रीजन में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, सी में कौन कौन राज्य होंगे। तो ए टू ए या क क्षेत्र से क क्षेत्र के लिए 100% पत्राचार जो है हिंदी में ही करना है। कौन सा पत्राचार? मूल, ओरिजिनेटिंग करस्पॉन्डेंस, अपनी ओर से लिखा जाने वाला पत्र या जिस पत्र को संदर्भ नहीं होता है, रेफरेंस नहीं होता है। रेफरेंस कब देते हैं हम? अगर किसी का हमारे पास पत्र आया और हम उसको जवाब दे रहे हैं तो वो मूल पत्र नहीं कहलाएगा। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या अपनी ओर से कोई डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं वो मूल पत्र है। तो ये मूल पत्र जो है ए रीजन के लिए 100%, बी के लिए मतलब ए से पत्राचार हो रहा है, ए टू ए 100, ए टू बी 100 एंड ए टू सी 65%। उसके बाद ए से सारे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र किस रीजन के? ए एंड बी रीजन के, उनके लिए भी 100% है। देन बी से बी टू ए, बी टू बी एंड बी टू सी, और उसके साथ बी टू ए एंड बी के स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट पार्टीज, क क्षेत्र से क क्षेत्र और ख क्षेत्र से ख क्षेत्र और ख क्षेत्र से ग क्षेत्र, ये सब सिर्फ केंद्रीय कार्यालय। लेकिन आइटम नंबर 4 क्या कहता है? ख क्षेत्र से क और ख क्षेत्र के राज्य, संघ राज्य अथवा व्यक्ति। पहले टू सेंट्रल होगा, देन सेंट्रल टू प्राइवेट पार्टीज या अंडरटेकिंग या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नागरिक को भी अगर किसी पत्र आप भेज रहे हैं तो वो कितना प्रतिशत होगा? बी से 90% और बी टू सी के लिए 55%। देन सी से सी के लिए नहीं, ग से ग के लिए, ग से क के लिए, ख के लिए और ग से लिए, तीनों के साथ सी रीजन जब पत्राचार करेगा तो 55। मतलब मोटा मोटी हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर ए रीजन 100%, बी रीजन 90% एंड सी रीजन 55%। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमने कल भी देखा था कि राजभाषा नियम 1976 का नियम 5, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर 100% हिंदी में देना है। अब टिप्पणी, जो हम टिप्पणियों की बात कर रहे थे कि जो हम लोग नोटिंग करेंगे फाइलों पर हो या हमारे करस्पॉन्डेंस डाक, जो बाहर के कार्यालय से हमारे पास जो पत्र आएंगे, जो डाक आएगी, वो सबसे पहले अधिकारी को पुटअप होती है। उसमें जो आप इंडोर्समेंट देंगे कि प्लीज रिप्लाई, प्लीज डिस्कस, प्लीज पुट अप विथ प्रीवियस पेपर्स,
तो उस पे जो नोटिंग लिखेंगे आप छोटी छोटी, कृपया बात करें, कृपया चर्चा करें, कृपया फाइल पुटअप करें, या कृपया इसका जवाब तुरंत भेज दें, इस तरह की छोटी छोटी नोटिंग अगर आप हिंदी में करेंगे तो वो टिप्पणियां कहलाएगी। वो कितनी करनी है आपको? ए रीजन के लिए 75%, 75%, बी के लिए 50 और सी के लिए 30। अब हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये जो प्रशिक्षण आपको दिए जा रहे हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ए रीजन में 70% प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी में करने हैं, बी में 60 और सी में 40%। इसी तरह जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी, चाहे टाइपिस्ट हो या स्टेनोग्राफर हो, रीजन वाइज ए के लिए 80, बी के लिए 70 एंड सी के लिए 40%। जो स्टेनोज है, जो टाइपिस्ट है, उनकी रिक्रूटमेंट इतने % आपको करनी है। मान लीजिए आपको अगर 10 स्टेनोग्राफर या 10 टाइपिस्ट के लिए आपने नोटिफिकेशन निकाला, तो उसमें से 80%, 70% और 40% रीजन वाइज जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें हिंदी के होने चाहिए। इसीलिए अगर आपने सारे के सारे अंग्रेजी के लिए, तो बाद में उसका हिंदी इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है और उसको क्वालिफाई होने के बाद ही कंफर्म किया जाता है। बट अभी क्या हुआ है, आरआरबी से वहां 2-3 राउंड वो कराते हैं, जब तक वो तीनों राउंड में क्वालिफाई नहीं होता है उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं होता है। तो अभी सब कुछ रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ही होता है। उसी तरह हिंदी में डिक्टेशन या सीधे कीबोर्ड पर टाइपिंग करने के लिए, अगर आप स्वयं डिक्टेशन दे रहे हैं स्टेनो को, या आप स्वयं टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड से, या आपके असिस्टेंट से करवा रहे हैं, तो वो जो डिक्टेशन है, या तो आप बोल के डिक्टेट कर रहे हैं या खुद टाइप कर रहे हैं, वो ए के लिए 65, बी के लिए 55 और सी के लिए 30। बाकी हिंदी प्रशिक्षण, भाषा, टंकन और अशुलिपि, आपको तीनों प्रशिक्षण आपके सबऑर्डिनेट के कंप्लीट कराने हैं 100%। प्रशिक्षण सामग्री, अब यहाँ पे आपने देखा होगा स्टडी मटेरियल मैक्सिमम अंग्रेजी में ही होगा जो आपने अभी ले लिया, लेकिन हमारे हिंदी जो आपका रीडिंग मटेरियल है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। जर्नल्स, जो भी आपके रेफरेंस बुक है, आपने कोड मैनुअल अगर आपने रेफर किए होंगे, इस्टेब्लिशमेंट कोड मैनुअल जैसे आपके स्टोर्स के, अकाउंट्स के, पर्सनल के हैं, या इवन आपके मेडिकल के भी अगर आपने यहाँ कोड मैनुअल लाइब्रेरी में आप देखेंगे 100% वो बाइलिंगुअल है। और जब भी पुस्तकालय के लिए आप पुस्तकें खरीदे, चाहे वो अपने कार्यालय के लिए हो या किसी भी सरकारी कार्यालय की हो, केंद्रीय सरकारी कार्यालय के लिए अगर पुस्तकें खरीदते हैं, या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डीवीडी, सॉफ्ट कॉपी में अगर आप ई बुक खरीद रहे हैं, तो भी 50% बजट हिंदी के लिए और 50% जनरल बजट जो आप बाकी अंग्रेजी बुक्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जब कब अनिवार्यता आती है, जैसे पिछले वर्ष फरवरी में हमारे यहाँ संसदीय समिति आई थी एकेडमी में, तो रीता बहुगुणा जी उसकी संयोजक है, तो उन्होंने सीधे डीजी सर से सवाल किया कि आपने अंग्रेजी की कितनी बुक खरीदी और हिंदी की कितनी। तब वहाँ ये सवाल पूछा उन्होंने कि अंग्रेजी की बुक्स आपके पास मार्केट में जो उपलब्ध है, क्या उसमें से आपने कितने % खरीदी है। जवाब नहीं दे पाए तो हमें उन्होंने टारगेट दिया कि 3 महीने के अंदर आपकी रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए, और जब तक 50-50 नहीं होगा हम आपका कंप्लायंस नहीं मानेंगे। तो प्रायोरिटी पे हमने 50% जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में जो परचेसिंग होगी उसमें जनरल बुक अगर आप 100 रुपीज की लेते हैं तो 50 रुपीज की आपकी हिंदी की होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के उपकरण ये बाइलिंगुअल ही होने चाहिए, और होते हैं। पहले हम लोग आउटसोर्सिंग करते थे कि कोई सॉफ्टवेयर खरीद के हम डलवाते थे और फिर काम चला लेते थे, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है। आप में से कुछ अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे उनको पता है कि विंडो 10 एंड अबव में सभी सिस्टम में आजकल सारी इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल है, खाली उसको एक्टिवेट करना होता है। आपकी वेबसाइट्स देखेंगे आप, इंडियन रेलवे की वेबसाइट हर समय जो स्टैटिक पोर्शन है उसका वन टाइम हमने बाइलिंगुअल बना दिया है। जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो रिवाइज होते रहते हैं वो भले ही अंग्रेजी में होगा, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है सारी वेबसाइट इंडियन रेलवेज की आप देखेंगे वो पूरी बाइलिंगुअल है।
देन नागरिक चार्टर, जन सूचना बोर्ड, जो आपके स्टेशन पे जितने भी बोर्ड्स है जो पब्लिक अम्यूनिटीज से रिलेटेड हम लोग लगाते हैं स्टेशनों पे, वो सारे केवल बाइलिंगुअल नहीं बल्कि तीनों भाषाओं में। जैसे किसी स्टेशन पर आप उतरते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, तो आप बाहर जाके आप देखेंगे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर जाके देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है जो मेडिकल फैसिलिटीज या जो मुख्य मुख्य अस्पताल है या डॉक्टर्स है उनकी सूची होती है, या पर्यटन स्थल कहाँ कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्रादेशिक भाषा में वो जानकारी होती है, उसके बाद हिंदी में और अंग्रेजी। लेकिन इन हाउस सिर्फ हमारे परिसर में अगर हम कुछ बोर्ड लगा रहे हैं, जैसे हमारे कार्यालय के लिए लगा रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ 2 भाषाएं हों। लेकिन जहां पब्लिक कम्युनिटी का सवाल आता है, पैसेंजर रिलेटेड अगर कोई सूचना है, तो पहले प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी। आप स्टेशन बोर्ड आप देखते होंगे, जिस रीजन से आपकी ट्रेन जा रही है उस रीजन की लैंग्वेज सारे स्टेशन बोर्ड पे पहले आती है, बाद में हिंदी और अंग्रेजी। इवन आप जैसे नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न रेलवे में आप जाएंगे तो वहां पे भी भले वहां की प्रादेशिक भाषा हिंदी है, लेकिन बोर्ड आपको तीनों में मिलेंगे। बीच में एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आया था कि उर्दू वहां से हटाई गई, तो जब तक संसदीय समिति द्वारा या संसद द्वारा उसका संशोधन नहीं होता है, तब तक कोई स्टेशन बोर्ड अपनी ओर से या जनता की डिमांड पे आप नहीं हटा सकते। इसमें बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, तो वापस वो स्टार क्वेश्चन आ गया और संसद में ये बिल पारित किया गया कि जब तक संसद संशोधन नहीं करती है तब तक वो बोर्ड हटाए नहीं जाएंगे। और अभी भी उर्दू में वहां के कुछ स्टेशनों के बोर्ड्स उर्दू में भी है। आइटम नंबर 13 जो एनुअल प्रोग्राम का जो क्रम संख्या 13 है, वो है मंत्रालय और विभाग। ये जो है राजभाषा अधिकारी हर कार्यालय में, हर मंडल पर, हर जोन पर, हर कारखाने में तैनात है। उनके द्वारा जो निरीक्षण किया जाना है वो तो करते ही है, बट ये इंस्पेक्शन नोट जब आप निरीक्षण करेंगे तो ये विभागीय हमारे एचओडी, पीएचओडीज, इवन जीएम के लिए भी ये टारगेट दिया गया है कि आप जब भी निरीक्षण करें तो उसका 25% आपके अगर 100 निरीक्षण होते हैं तो उसमें से 25 निरीक्षण आपके राजभाषा से संबंधित होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 100% करना है। आप कोई इंस्पेक्शन करें और उसका इंस्पेक्शन नोट आप बनाएंगे कि ये मुझे यहाँ पे कमियां पाई गई, या मुझे यहाँ पे बहुत ये काम मुझे मिला, या ये काम मुझे फिर से करना है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं या इंस्पेक्शन नोट जारी करेंगे तो उसमें एक पैराग्राफ राजभाषा का इंक्लूड करना है कि राजभाषा की ऑब्जर्वेशंस आप भले ही उसको अंग्रेजी में बनाएं, जैसे क्लीनलीनेस की आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं या आप फुटप्लेट इंस्पेक्शन कर रहे हैं या स्टेशन के नाइट इंस्पेक्शंस होते हैं जो ऑड आवर्स में देते हैं, खास करके टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, या ओन यूर ट्रेन नाम का बीच में हम इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया गया था कि एक आपको ट्रेन दी जाती है जहां से स्टार्ट होती है और जहां तक पहुंचती है, तो उस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, हाउसकीपिंग वगैरह की जो भी सुविधाएं हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी में दी जा रही है, या आपकी फूड क्वालिटी, कैटरिंग सर्विस। तो ये इंस्पेक्शन करते समय भले ही आप वो सारे ऑब्जर्वेशन करें, लेकिन उसको आप एक पैराग्राफ हिंदी में लिखें। या उस इंस्पेक्शन के दौरान आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि क्या जो हमारा रेलवे स्टाफ है, जो हमारे टीसी स्टाफ है, वो आपके नाम बैज, पदनाम बैज बाइलिंगुअल पहन रहे हैं कि नहीं है, क्या वो रिसिट्स जो पब्लिक को जारी कर रहे हैं, क्लोकरूम अगर वो बैग रख के जाता है उसको क्लोकरूम रिसिट दी जा रही है, क्या वो हिंदी में बना रहा है कि नहीं है। या जो स्टेशन मास्टर की डायरी है, या स्टेशन पे जो SWR रखे जाते हैं, G&SR रूल रखे जाते हैं, सेफ्टी सर्कुलर्स होते हैं, क्या वो बाइलिंगुअल है कि नहीं है, अपडेटेड है कि नहीं है। ये सब आपको इंस्पेक्शन नोट में एक पैराग्राफ में हिंदी की ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है, वो आपका 100% कंप्लायंस माना जाएगा। ये सारे इंस्पेक्शन पूरे बोर्ड से लेकर के स्टेशन तक ये लागू है और सभी अधिकारी करते हैं। आप जब फील्ड में आप जाएंगे तो आपको ये देखने में आएगा कि किसी भी अधिकारी की इंस्पेक्शन नोट आप स्टेशन पे देखेंगे, इंस्पेक्शन नोट बुक एक फाइल होती है और एक रजिस्टर रखा जाता है कि किसने किस तारीख को कौन सा इंस्पेक्शन किया। तो उस इंस्पेक्शन नोट में आप जरूर एक पैराग्राफ हिंदी का देखेंगे।
तो ये इसलिए कि आपको भी जब इंस्पेक्शन में जब जाएंगे तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इवन इंडिया के लिए नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में भी आप देखेंगे विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय, जो हमारे भारत के कार्यालय विदेशों में है, वहां पे भी उन्होंने टारगेट दिया है कि वर्ष में कम से कम एक इंस्पेक्शन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल और उसमें राजभाषा इंक्लूड होना ही है। जन राजभाषा संबंधी बैठकें कल हमने देखा था कि कितनी समितियां हैं और कौन कौन सी समितियां क्या क्या काम करती है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कितनी समितियां हैं, किसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं और कितनी अवधि में उसकी बैठकें होती हैं, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली है। वैसे ही यहाँ हर स्टेशन पे, बड़े बड़े स्टेशनों पे, डिवीजनों में और हेडक्वार्टर रेलवे बोर्ड, केवल रेलवे बोर्ड नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ये बैठकें होती है। इवन आपके गृह मंत्रालय में भी ये बैठकें होती है और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी। तो हिंदी सलाहकार समिति की जो बैठक है वो वर्ष में 2 बैठकें होती है। एनीबडी? हिंदी सलाहकार समिति ये हर एक केंद्रीय मंत्रालय में होती है। जैसे रेल मंत्रालय में रेल मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी गैर सरकारी सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं और हमारे रेलवे बोर्ड मेंबर्स। उसी तरह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इसकी भी वर्ष में 2 बैठकें होती हैं और उस नगर के सर्वोच्च अधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी साल में 2 बैठकें होती हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक ये वर्ष में 4 होती है, वो जोन में भी 4 होगी, मंडल पे भी होगी और स्टेशनों पे भी होगी। अगर स्टेशनों पे बैठक में अध्यक्ष नामित करना हो तो उस स्टेशन परिसर के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, वो उस अध्यक्ष होते हैं और बाकी सारे कार्यालय उनके सदस्य हो। तो ये बैठकें हर 3 महीने के बाद आयोजित की जाती है। इसमें सारी रिपोर्टों की समीक्षा होती है और इसके मिनट्स बनने के बाद आपके नियंत्रण अधिकारी को भेजने होते हैं और सारे कंपाइल होकर रेलवे बोर्ड और गृह मंत्रालय तक जाते हैं। देन कोड मैनुअल और बाकी सब जितना भी हमारा टेम्पलेट टाइप करस्पॉन्डेंस होता है, जितने भी हमारी प्रिंटेड सामग्री है, वो 100% बाइलिंगुअल होनी चाहिए। ये सिर्फ केंद्रीय कार्यालयों के लिए नहीं बल्कि बैंक और जो बाकी अंडरटेकिंग कार्यालय है उनके लिए भी ये लागू है। और ऐसे कार्यालयों में कुछ विभाग नामित किए जाते हैं जहां 100% काम आपको हिंदी में करना। भले आपके कार्यालय में 10 अनुभाग है, जैसे आपका पर्सनल ब्रांच है, कमर्शियल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, ये तो पूरे डीआरएम के कार्यालय के हो गए। लेकिन किसी एक ब्रांच में मान लीजिए एक डिवीजन में 13 डिपार्टमेंट है और 13 डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट में छोटे छोटे अनुभाग होते हैं। जैसे आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है तो पर्सनल डिपार्टमेंट में सैलरी डिपार्टमेंट छोटा सा एक सैलरी यूनिट होगा, फिर पास जहाँ जारी होते हैं वो एक यूनिट होगा, फिर जहाँ आपका लीव मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड वो एक, फिर आप यार फिर माँ चुदाएगा ना भाई, छोटे छोटे ऐसे भोसड़ी वाले मिल जाते हैं ना। कुनवार कुछ प्रश्न पूछना है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और जो मंत्रालय का विभाग उसमें से ए रीजन में 40% जो आपके छोटे छोटे अनुभाग है उनको 100% काम हिंदी में करने के लिए नामित करना है। ए रीजन के लिए 40% डिपार्टमेंट, बी के लिए 30 और सी के लिए 20%। जो छोटे छोटे अनुभाग है उसका पूरा काम 100% काम हिंदी में ही होना चाहिए, तभी आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं। अब जो हमने कहा कि भाषा प्रशिक्षण, टाइपिंग प्रशिक्षण और अशुलिपि प्रशिक्षण, इसके लिए जो प्रोविजन है आप देखेंगे, वैयक्तिक वेतन प्रबोध परीक्षा पास करने पर, प्रवीण परीक्षा पास करने पर और प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर क्या क्या वेतन है? टंकन और अशुलिपि। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि। मेरे यहाँ से लाइट जा रहा है, हो सकता है कनेक्टिविटी ना। प्रबोध परीक्षा पास करने पर
अगर अधिकारी अथवा कर्मचारी 70% या इससे अधिक अंक लेता है तो उसको 1600 रुपए का कैश अवार्ड, प्लस अगर वो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया से है जिसकी मातृभाषा हिंदी